हेलो दोस्तों, नमस्कार। एवरीथिंग इज हियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदर्शन कला योजना, तैयारी, प्रस्तुतिकरण। इससे संबंधित बातें आज करेंगे। आप लोगों ने अपने जीवन में कई प्रकार के प्रदर्शन कला का आनंद उठाया होगा, जैसे नाटक, संगीत, कठपुतली कला। संगीत से यहाँ मेरा संबंध गायन, वादन और नृत्य से है। वस्तुतः ये सभी प्रदर्शन कलाएं जीवन से जुड़ी घटनाओं पर ही आधारित होते रहे हैं या वास्तविक जीवन के क्रियाकलापों की अनुकृति रहे हैं। आप विद्यालय के बच्चों को उनके जीवन से जुड़ी अनुभूतियों जैसे भ्रमण स्थलों के अनुभव, आस-पास पड़ोस के अनुभव या फिर विद्यालय से जुड़ी घटनाओं से संबंधित अनुभवों के आधार पर प्रदर्शन कला के भिन्न-भिन्न माध्यमों में किसी एक थीम पर उन्हें ग्रुप वाइज बना करके उनके अपने सहपाठियों से विचार विमर्श करने का निर्देश दे सकते हैं। बच्चों के आपसी समझ के बाद उनके द्वारा तैयार की गई थीम पर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और दिशा बोध की आवश्यकता अगर आपको लगे तो उन्हें दे दें। बच्चों द्वारा प्रदर्शन कला के किस माध्यम को अपने थीम की प्रस्तुति के लिए चुना जाना है, इसके लिए उनकी तैयारी क्या होगी, यह सब आप करा सकते हैं। जब वो तैयारी करने लगे तो उसका आपके द्वारा अवलोकन की जानी चाहिए। यदि उन्होंने नाट्य विद्या का चयन किया है तो आपसी समन्वय और पात्रों के चयन एवं संवाद के चयन में एक शिक्षक होने के नाते आप उनका सहयोग दें। अब उन्हें नाट्य विद्या में उनके स्वाभाविक अभिनय क्षमता को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करें। संवाद कैसा होना चाहिए, इस पर भी उनके अनुभव के साथ साथ अपनी अनुभव भी शेयर करें तथा कब किसे अपने संवाद बोलने चाहिए तथा संवाद बोलने के लिए किस तरह के उतार चढ़ाव की आवश्यकता है, इस पर भी जोर देना चाहिए। इस पर एक आपसी सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। तैयारी के लिए आवश्यक सामग्री का चयन तथा आवश्यक तैयारी के लिए एक समय निर्धारित करने होंगे। यदि आपसी समझ संगीत कला एवं पुतली कला में करेंगे, अच्छी तैयारी के पश्चात अपने विद्यालय में इन कलाओं का समय समय पर आयोजन कराया जा सकता है या वर्ग कक्ष संचालन को रोचक और जीवंत बनाने हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रदर्शन कला में संगीत दृश्यमान नहीं होता है, यह प्रदर्शन कला में अत्यंत अमूर्त होता है। संगीत में जब तक भाषा न जोड़ी जाए, बच्चे के लिए तब तक अर्थ निकालना और भाव अभिव्यक्ति संभव नहीं है। प्राथमिक स्तर पर संगीत की तकनीकी चीजों को सीधे सीधे नहीं सीखनी चाहिए, जैसे सरगम, अलंकार, स्वर आदि। इसे जब तक कविता में न जोड़ें तब तक बच्चों के लिए अर्थ निर्माण कठिन हो जाता है। संगीत की प्रारंभिक विद्यार्थियों को राग के स्वरूप को समझने के लिए लक्षण गीत सिखाया जाना चाहिए, जिसमें राग के नियमों के वर्णन के साथ साथ राग के स्वरूप के साथ शब्द हैं जो कि बच्चों के लिए राग को एक मूर्त स्वरूप देते हैं। शास्त्रीय संगीत भी अत्यंत अमूर्त है और स्तर प्रधान है, अतः छोटे बच्चों को सुगम संगीत सिखाया जा सकता है जो भाषा प्रधान है, शब्द प्रधान होने के कारण, जैसे गीत, भजन, राष्ट्रीय गीत, देशभक्ति गीत आदि। यानी बच्चे भाषा के माध्यम से ही संगीत का आनंद ले पाते हैं, अर्थ निर्माण कर पाते हैं और वे संगीत को केवल गायन, वादन या नृत्य के पृथक पृथक रूप में नहीं देखते, बल्कि उनके लिए ये तीनों मिलकर एक संपूर्ण अभिव्यक्ति बनते हैं। साथ में नाट्य भी जुड़ जाता है। इसके लिए कहानी, नृत्य, गाना, हाव भाव, अभिनय एक ही है। नाटक में भाषा और अन्य सभी विषयों की अंतर निर्भरता होती है।
संवाद के लिए भाषा सटीक और भाषा का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जिस थीम पर नाटक लिखा गया है उस विषय का गहन ज्ञान नाटककार को होना जरूरी होता है। इसके अभाव में नाटककार नाटक की पटकथा नहीं लिख सकता। इस प्रकार विषयों और कलाओं की निर्भरता पर विस्तार से बात की जा सकती है। इसके अलावा कलाओं में भी आपस में एक प्रकार की निर्भरता होनी चाहिए और नाटक इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। एक कला में दूसरी कला का समावेश करने से नए कला रूप की सृष्टि होती है और अभिव्यक्ति के प्रभाव में वृद्धि होती है। इससे दूसरे विषय को पुष्ट होने में मदद मिलती है। यहाँ तक कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कलाओं का वर्गीकरण करते लिखा है, नाट्य कला ही मुख्य कला है और अन्य कलाएं गौण है, क्योंकि अन्य कलाओं का समावेश नाट्य कला में हो जाता है। धन्यवाद।